हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने मैट्रिसेस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ए एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू में देखो आप ढंग से ए स्क्वायर भी है। किसी भी मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब होता है उस मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये अपना ए मैट्रिक्स है। अपन इसको खुद से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, जिसमें आप पहले वाले की क्या लेते हो, रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या लेते हो, कॉलम। तो जब आप रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका उससे ए स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो निकलेगा 5 9 0 -1 -2 -1। ठीक है, फिर निकलेगा 2 5 और -2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सीधा आ जाते हैं जो फाइंड करना है। फाइंड करना है अपने को ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर का मतलब 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय ए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, और प्लस का 6i 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5, फिर आएगा माइनस का 10, फिर आएगा प्लस का 6। ठीक है भाई, तो ये अपनी वैल्यूज इस तरीके से निकल जाएगी। फिर 9 माइनस का 10 0, फिर आएगा 0 माइनस का 5 और ये 0। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। फिर आएगा -1 और ये हो गया 0 और 6 0 0, दैट इज -1। फिर आएगा -2 माइनस का 5 और प्लस का 6। अब आएगा अपना -1 प्लस का 5 और 0। अब थर्ड कॉलम 2 -5 और 0। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 5 -15 और 0, और लास्ट आएगा -2 0 और 6। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइंड करना है अपने पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप बस इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो और आंसर निकालो। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये अपना फाइनल आंसर निकलेगा ए स्क्वायर -5a + 6 आएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक ए मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम का। प्रूफ करना है कि इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहले अपन इस ए मैट्रिक्स से ए स्क्वायर को डेवलप करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए। किसी भी मैट्रिक्स को खुद ही से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन इससे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले वाले की क्या ली जाएगी, रो, और दूसरे वाले का कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, फिर ऐसे ही सेकंड रो और थर्ड रो का प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये अपना ए स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगी ए स्क्वायर की वैल्यू, 5 2 8। पहला कॉलम आएगा 0 4 0, दूसरा कॉलम आएगा 8 5 और 13। ये अपना तीसरा कॉलम आएगा। ये है ए स्क्वायर की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब होगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज 5 2 8 0 4 0 8 5 और 13। ये तो है ए स्क्वायर, और ए है 1 0 2 0 2 0 और 2 1 2। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो उससे निकल जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ 21 12 34। ये तो आ गया आपका पहला कॉलम। अब लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम 0 8 0, और फिर आएगा 34 23 और 55। तो ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब है।
जब मैट्रिक्स का नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अपने आंसर्स निकलेंगे। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये पूरी टर्म का आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इस पे आते हैं। तो ए क्यूब क्या है अपना 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और 55 माइनस का 6a स्क्वायर 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5 और 13, फिर है प्लस का 7a, 7 टाइम्स ऑफ a 102, 020 और फिर 213 और लास्ट में है ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है। अब अपने को इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइनली लाना है नल मैट्रिक्स। दैट इज इन सबको सॉल्व करके सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे 0। तो अब आप इस 6 को 7 को 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो और इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करो और नल मैट्रिक्स आंसर लेके आओ। कॉपी करो, ये आएगा भाई। ये 1 2 3 4 मैट्रिसेस हैं, ये अपन ने इनको कंबाइन कर दिया 6 7 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। सब्ट्रैक्ट ऐड और ऐड है ना, ये सब्ट्रैक्ट है फिर ऐड है फिर ऐड है, सारे एलिमेंट्स निकल गए 0। हेंस प्रूव हो गया नल मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये मल्टीप्लिकेशन में प्लीज गलती ना करें, उसके लिए आप इनको खुद सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 रो 2 कॉलम का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम का, के की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन को यूज करके। तो इस इक्वेशन में LHS किसके इक्वल है RHS के, दैट इज a स्क्वायर 3 4 माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 माइनस 2 माइनस 2 is equal to k times multiplication with a 3 4 minus 2 minus 2 minus twice of identity matrix। अब आप क्या करोगे, इस लेफ्ट साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, राइट साइड में k को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन करो, इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करो और k की वैल्यू फाइंड करो। ये देखो भाई, ये तो आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, ये k अंदर मल्टीप्लाई करेंगे चारों से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब 4k किसके इक्वल हो गया 4k, इससे k की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर आप इसको ना कंपेयर करके बाकी भी किसी को भी कंपेयर करोगे तो इन सबसे आपकी k की वैल्यू 1 ही निकलेगी। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम का और I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का है। शो करो कि ये LHS इस RHS के बराबर आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, बहुत इजी है वैसे क्वेश्चन, पहले LHS सॉल्व करते हैं। I प्लस A यानी कि इसका मतलब हुआ 1001 को आप ऐड कर दो किसके साथ, A की वैल्यू के साथ, 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। ये अपन ने किसको ऐड कर दिया, I को A के साथ। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये 1, ये अपने LHS की वैल्यू आ गई। अब आपका RHS भी यही आ गया, तो इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया। तो जो आपका RHS है, RHS क्या है, I माइनस A मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये अपना RHS है। तो I माइनस A, I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस करो इसे A के साथ। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ओरली कर लो,
देखो ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आएगा आंसर 1 माइनस 0, 0 माइनस 10, 0 माइनस माइनस 10 और फिर 1 माइनस 0। जैसे अपन ने ऊपर इनको ऐड किया, अब अपन इनको नीचे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर। अब अपन इन दो रो दो कॉलम के जो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ऑब्वियसली लग रही है तो आइडेंटिटीज का यूज आएगा और फिर उस आरएचएस को सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल लाएंगे, एलएचएस के। ठीक है, तो अब अपन इनका प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इजी होता है प्रोडक्ट, तो एक बार आप खुद ट्राई करो। ये आ गया इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। अब अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए अपन यहाँ अजम्पशन कर लेते हैं। ये जो अल्फा अपॉन 2 दिख रहा है ना आपको यहाँ 4 जगह, इसको मान लेते हैं थीटा। तो इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा, यही आ गई वैल्यू। करो अप्लाई, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा टैन थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा है ना, मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा और प्लस का साइन 2 थीटा, फिर हो गया माइनस का साइन 2 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा, फिर आ जाएगा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर यहां तक। अब अपन यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 जगह जो टैन थीटा है उसको लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। तो ये हो गया कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया माइनस का कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय टैन की जगह साइन अपॉन कॉस और प्लस का कॉस 2 थीटा। अब यहाँ चारों जगह जो डिनोमिनेटर है वो कॉस थीटा है, तो अपन इस कॉस थीटा से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और ध्यान रखना फाइनली आपको किसके इक्वल लाना है, इस एलएचएस के। तो अब आप इस कॉस थीटा से एलसीएम लेना स्टार्ट करो। ये कॉस थीटा का अपन ने चारों जगह एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा और 4 जगह एलसीएम आ जाएगा। अब देखो भाई, ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर, ये सेम आइडेंटिटी बना रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी है ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ये जो डिनोमिनेटर है ये वाली जो टर्म है सेकेंड टर्म, इसमें आइडेंटिटी बन रही है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर। अपन यही आइडेंटिटी इसमें भी लगा देंगे, लेकिन माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद, ताकि ये तो हो जाए नेगेटिव कॉमन लेने से पॉजिटिव और ये हो जाए नेगेटिव। क्लियर। तो अब आपकी जो पहली टर्म है वो हो जाएगी कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन में कॉस थीटा, यहां आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में कॉस थीटा, यहां माइनस कॉमन लेके साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में कॉस थीटा, फिर कॉस ए माइनस बी और फिर अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर यहां तक, इतना समझ आ गया। 2 थीटा में से अगर थीटा गया तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस और कॉस कैंसिल आउट होके इन दोनों का तो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा tan थीटा
और इसका आ जाएगा माइनस का tan थीटा। थीटा की वैल्यू अपन ने अल्फा बाय 2 को थीटा माना था, तो आप थीटा की जगह वापस क्या लगा दो, अल्फा अपॉन 2, तो ये बन गया 1 माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 प्लस का tan अल्फा अपॉन 2 और ये एक और 1। तो ये चीज किसकी इक्वल आ गई, आरएचएस के। सो देयरफॉर अपन ने ये जो आरएचएस है उसे किसकी इक्वल प्रूफ कर दिया, एलएचएस के। चेक कर लो, एलएचएस का आंसर और आरएचएस का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आरएचएस में थोड़ी सी वर्किंग करनी है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, अल्फा अपॉन 2 को थीटा मानना है, यानी कि अल्फा की जगह 2 थीटा, और फिर जितनी भी जगह tan है उन्हें साइन बाय कॉस लिखना है, कॉस से एलसीएम लेना है, और फिर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद ही ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये सिंप्लीफाई होंगे, आइडेंटिटी से ही होंगे, उसके बाद ही आप अपने आरएचएस और एलएचएस को बराबर प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये प्रैक्टिस कर लो और कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार अपन मैट्रिक्स पे वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई। अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा दो अलग अलग बॉन्ड्स में। जो पहला बॉन्ड है वो उनको 5% का इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड 7% का इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाओ और ये बताओ कि किस तरीके से 30,000 रुपए को दो डिफरेंट बॉन्ड्स में बांटा जाए। इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000। पहला पार्ट 1800 से सॉल्व करेंगे। एनुअल टोटल इंटरेस्ट यानी कि 30,000 रुपए को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, ये नहीं बोल रहे हैं बराबर हिस्सों में बांटा, बस दो पार्ट्स में बांटा और एक साल के लिए इन्वेस्ट कराए। तो जब आपके प्रिंसिपल को किसी भी पर्टिकुलर रेट पे फॉर अ टाइम पीरियड इन्वेस्ट करते हो तो जो इंटरेस्ट है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का मेथड है। तो अब अपने इस केस में जो टाइम है वो है 1 ईयर, एनुअल लिखा है। क्लियर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय, एक तो रेट है 5, टाइम तो 1 है उसको हटाओ, तो ये हो गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 0.05। सिमिलरली दूसरा तरीका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 0.07। अब जो 30,000 रुपए हैं वो दो हिस्सों में बट रहे हैं। अपन मानते हैं कि जो पहला पार्ट है उसका अमाउंट है x रुपीज, तो दूसरे पार्ट का क्या होगा, रिमेनिंग, यानी कि 30,000 माइनस x। तो अब आप इसकी जगह लिख दोगे x और इसकी जगह क्या लिख दोगे, 30,000 माइनस x। इस तरीके से आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐड करने से क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। x अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई होके निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट की रिमेनिंग रेट से मल्टीप्लाई होके इंटरेस्ट निकलेगा, और ऐड करने से टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। मतलब ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो इसका मतलब अब अपन इस सारे लॉजिक को मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। कैसे करना है इसे देखना, इस लॉजिक को याद रखना। ये इक्वेशन क्रिएट होगी अपनी, अपन ये अज्यूम करते हैं लेट ए बी अ रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग, let A be a row matrix representing the respective amounts, ठीक है। कौन से अमाउंट, x एंड 30,000 माइनस x। 30,000 का टोटल था, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। सो देयरफॉर आपका जो A मैट्रिक्स है वो इन दो एलिमेंट्स का बनेगा। नेक्स्ट, लेट B be a column matrix representing द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिप्रेजेंटिंग द, बल्कि लिखे प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका जो है वो 0.05 एंड 0.07 ये एलिमेंट्स कंटेन करेगा। तो इस हिसाब से आपका जो ए मैट्रिक्स है उसमें ये दो एलिमेंट्स आ गए, और जो आपका बी मैट्रिक्स है उसमें रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स आ गए,
0.05 और 0.07। ठीक है भाई। अब आप जब ए और बी का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने ए पार्ट से। ए और बी का प्रोडक्ट, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इनका अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 1800 के। किसके इक्वल आ रहा है भाई प्रोडक्ट? 1800 के। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0.005 x प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 0.07 इज इक्वल टू 1800। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने पे ये आपका एलिमेंट आया और ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है। 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07x इज इक्वल्स टू 1800। तो इससे माइनस का 0.02x माइनस 300 के इक्वल आया। क्लियर यहां तक? तो इससे फाइनली x की वैल्यू आ गई 300 डिवाइडेड बाय 0.02 विच इज 15,000। यानी कि जो आपका एक अमाउंट है x, उसकी वैल्यू आ गई 15,000। तो रिमेनिंग जो दूसरा अमाउंट है वो भी कितना निकल जाएगा? 15,000। 30,000 में से 15,000 को सब्ट्रैक्ट करो तो 15,000। सो देयरफॉर जो फर्स्ट अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो 15,000 है। सिमिलरली जो सेकेंड अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी 15,000 है। तब जाके दोनों का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा? 30,000। क्लियर? अब जो आपका इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उसमें जरा सा चेंज है। क्या? यहां 1800 की जगह देखो मैं क्या कर दूंगा? 2000। बाकी सब कुछ सेम है। 1800 की जगह 2000 कर दिया है मैंने। क्लियर यहां तक? ये 2000 2100 उधर जाके माइनस होगा तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा? 100। माइनस का 100 दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 5000। तो पहला अमाउंट अब आपका है 5000, तो दूसरा हो गया 30,000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 25,000। ठीक है, तो अगर 2000 का इंटरेस्ट फंड को लेना है तो 5% वाला जो रेट है उसमें तो सिर्फ 5,000 रुपए लगाना चाहिए और 7% वाले में कितने रुपए लगाने चाहिए? 25,000। इस तरीके से 30,000 को डिवाइड कर देना चाहिए। तो अपन ने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक शॉप है जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स है। एक डजन में 12 बुक्स होती है, तो 120 बुक केमिस्ट्री की है। 8 12 96 बुक फिजिक्स की है। 10 into 12 120 बुक्स इकोनॉमिक्स की है। सेलिंग प्राइस ईच, एक एक बुक की सेलिंग प्राइस है। एक केमिस्ट्री की बुक 80 रुपीज की है, फिजिक्स की 60 की है और इकोनॉमिक्स की 40 की है। फाइंड करना है टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स। बुक शॉप ये मान के चल रहा है कि उसकी सारी बुक्स बिक जाएगी इन्हीं प्राइजेस पे। तो ये बताओ कि टोटल अमाउंट यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए बड़ा सीधा सा लॉजिक अपन लगाएंगे। नंबर ऑफ बुक्स को उनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और उन्हें क्या कर देंगे फिर? ऐड। तो उससे आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो लेकिन ऑब्वियसली सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो अपन ये अज्यूम करते हैं लेट ए बी अ रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? नंबर ऑफ बुक्स। लेट बी अ कॉलम मैट्रिक्स जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? सेलिंग प्राइस पर बुक। ठीक है, तो आपका जो ए मैट्रिक्स है वो बनेगा 120, 96 और 120, और जो बी मैट्रिक्स है वो बनेगा 80,
60 और 40, ये आपके ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो अब जो टोटल अमाउंट है, टोटल रेवेन्यू जो बुक शॉप के पास आएगा वो होगा ए और बी का प्रोडक्ट, दैट इज आप मल्टीप्लाई करोगे इस रो मैट्रिक्स को किसके साथ, इस दूसरे कॉलम मैट्रिक्स के साथ। क्लियर भाई। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बहुत इजी है। तो टोटल रेवेन्यू 120 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर प्लस करके 96 मल्टीप्लाई बाय 60, और फिर प्लस करके 120 मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई करना है और इन्हें ऐड करना है, तो उससे आपके पास फाइनली टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तो बहुत इजी है, जैसे 12 इंटू 8 ये हो गया 96, 9900। सिमिलरली आप इनका भी प्रोडक्ट करोगे और फिर इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इजी है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम करो x, y, z, w और p ये मैट्रिसेस हैं। x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, y का 3 क्रॉस k, z का 2 क्रॉस p, w का n क्रॉस 3 और p मैट्रिक्स का p क्रॉस k। ऑर्डर में पहले रो आती है और बाद में कॉलम आते हैं, तो कॉमन बात है। तो अपने को इन ये जो 5 मैट्रिक्स है इनके ऑर्डर गिवन है, रिस्ट्रिक्शंस निकालो n, k और p पे, सो दैट ये मैट्रिक्स डिफाइन हो जाए। क्या हो जाए, डिफाइन। तो जब आप p और y को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या बनेगा भाई, p y का। ऑर्डर निकालने की ट्रिक होती है RC। जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो रिजल्ट है उसकी ऑर्डर निकालने की ट्रिक होती है ये, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम। तो P में रो कितनी है, P में रो है P, स्मॉल p, और दूसरा वाला है Y, तो Y में कॉलम कितने हैं, K। ये इसका ऑर्डर है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ WY क्या होगा, W की लेंगे रो, तो W में रो कितनी है, N, और Y के लेंगे कॉलम, तो Y में कॉलम कितने हैं, K। ठीक है भाई, यहां तक ये इनके ऑर्डर आ गए। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले एक कंडीशन चेक करी जाती है कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। वो कंडीशन चेक करी जाती है बाय द ट्रिक CR, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे P इंटू वाई इज पॉसिबल ओनली इफ, लगाओ ये ट्रिक, P के कॉलम और Y की रो, तो P में कॉलम कितने हैं, K, Y में रो कितनी है, Y में रो कितनी है, 3। सिमिलरली W इंटू वाई इज पॉसिबल ओनली इफ W के कॉलम और Y की रो बराबर हो, तो W में कॉलम कितने हैं, 3, और Y में रो कितनी है, 3, तो ये तो बराबर ही है। सो देयरफॉर अपनी एक रेस्ट्रिक्शन तो ये निकल गया। क्लियर यहां तक। अब आगे और सोचते हैं, P इंटू वाई और W इंटू वाई ऐड हो रहे हैं। दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो नेक्स्ट स्टेप, P वाई प्लस W वाई इज पॉसिबल ओनली इफ, ये कब पॉसिबल होगा भाई, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दैट इज P क्रॉस K इज इक्वल्स टू N क्रॉस K, यानी कि P किसके बराबर आ जाएगा, N के। तो ये अपने दो रेस्ट्रिक्शंस हैं इस पूरी टर्म को डिफाइन करने के लिए। पहले तो अपन ने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स को यूज करा, ऑर्डर निकालने की ट्रिक है RC, मल्टीप्लिकेशन चेक करने की ट्रिक है CR, और फिर लिखा कि एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो ये दो रेस्ट्रिक्शंस आ गए। नेक्स्ट 22, इफ n इज इक्वल टू P, अगर n और P बराबर है तो ऑर्डर निकालो 7x माइनस 5z का, ठीक है। तो x का ऑर्डर क्या है, ये है। जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स की एलिमेंट्स की वैल्यू बदल जाती है, लेकिन नंबर ऑफ रोज
और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि ऑर्डर वो तो सेम ही रहता है। तो सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स है 2 इंटू एन, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 7x भी क्या होगा 2 इंटू एन, बस एलिमेंट 7 गुना हो जाएंगे। एंड ऑर्डर ऑफ z क्या है, z का ऑर्डर है थर्ड मैट्रिक्स, ये रहा 2 इंटू पी, तो ऑर्डर ऑफ 5z भी क्या होगा भाई 2 इंटू पी, तो ये 7x का ऑर्डर है, ये 5z का ऑर्डर है। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट जब भी होते हैं तो उनका ऑर्डर तो सेम ही रहता है ना। तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, जब आप 7x को और 5z को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर वो का वही रहेगा। अब इसमें देखो गिवन का पहले यूज कर लो, गिवन है कि p किसके बराबर है n के, तो मैं यहां p की जगह क्या लिख सकता हूं n। अब देखो अब तो ये बिल्कुल ही ऑर्डर सिमिलर आ गए, 7x का ऑर्डर 2 इंटू एन, 5z का ऑर्डर 2 इंटू एन, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ऑर्डर क्या रहेगा 2 इंटू एन। क्लियर। अगर इन केस सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड होता तो ऐड करने पे भी ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस n, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से या कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इजी है। तो आज के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स भी ट्राई करो, कोई डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और क्या रूल्स अपने को फॉलो करने होते हैं। दो बड़ी इजी ट्रिक्स के बारे में आपको सिखाऊंगा मैं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, CR और RC, बस ये दो बड़ी इजी ट्रिक्स है, इससे आप मल्टीप्लिकेशन बड़ी इजीली कर पाओगे। देखो, जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप इस पहली ट्रिक को अप्लाई करोगे। इस पहली ट्रिक का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल, मैंने यहां पे मान लो ए मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और फिर बी मैट्रिक्स मैंने लिया 2 4 5 6 और इसको नीचे कंटिन्यू कर लिया 1 3। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैं चेक करूंगा फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। सेकंड वाले मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम, तो फर्स्ट वाले में 3 कॉलम है, सेकंड वाले में 3 रो है, तो मेरी ये ट्रिक वेरीफाई हो गई। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर है, तो मैं बोलूंगा यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मैंने यहां से ये चेंज कर दिया मैट्रिक्स को, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 इंटू 2। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि ए से बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, तो ए में 3 कॉलम है लेकिन बी में रो कितनी है, सिर्फ 2, तो अब मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मान लो अपन इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 और इसको लिखते हैं 3 रो 2 कॉलम। तीसरा मैट्रिक्स अपन ने लिया सी विच इज 5 6 7 8, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। अब आपसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज पूछी जा रही है। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन a इंटू बी, बी इंटू ए, ठीक है, अपने को बस ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। a इंटू सी, सी इंटू ए, बी इंटू सी और सी इंटू बी, इनकी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो a इंटू बी, हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स के आप कॉलम लोगे और दूसरे वाले की रो। पहली वाली ट्रिक को यूज कर रहे हैं अपन। ए में कितने कॉलम है, 3, बी में रो कितनी है, 3, यानी कि ये कॉलम और रो बराबर, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बी इंटू ए की बात करें, बी में कॉलम कितने हैं, 2, ए में रो कितनी है, 2, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ए इंटू सी, ए में कॉलम कितने हैं,
3, सी में कॉलम कितने हैं 2, सी में रो कितनी है 2, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। सी इंटू ए, अब सी आगे है तो सी में कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, ए में रो कितनी है 2 रो है, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। देखो ए इंटू सी पॉसिबल नहीं है लेकिन सी इंटू ए पॉसिबल है, तो रूल्स का याद रखना है। बी इंटू सी, बी में कॉलम कितने हैं 2, सी में रो कितनी है 2, अगेन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। सी इंटू बी, सी इंटू बी, सी में कॉलम कितने हैं 2, बी में रो कितनी है 3, दे आर नॉट इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो जो रिजल्ट में आपका आंसर यानी कि जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का अपने को ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो वो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है आर सी, ये ऑर्डर निकालने की ट्रिक है, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। तो अब बात करते हैं, देखो जैसे इनकी तो बात ही नहीं कर सकते आप क्योंकि इनका तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो बाकियों के ऑर्डर को अपन फाइंड करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी का ऑर्डर कैसे देखा जाएगा, ए की रो और बी के कॉलम, ए में कितनी रो है, ए में 2 रो है, बी में कितने कॉलम है 2 कॉलम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2 इंटू 2। बी इंटू ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर क्या बनेगा, बी में कितनी रो है, बी में 3 रो है, ए में कितने कॉलम है, ए में 3 कॉलम है, अगेन ये ऑर्डर बनेगा। सी इंटू ए, सी में कितनी रो है, सी में 2 रो है, ठीक है, और ए में कॉलम कितने हैं, ए में 3 कॉलम है, ये ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट बी इंटू सी, बी में रो कितनी है, बी में 3 रो है, और सी में कॉलम कितने हैं, सी में कॉलम है 2। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द ट्रिक आर सी। मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए सी आर, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद ऑर्डर निकालने के लिए आर सी। ठीक है, कॉपी करो। अब अपन सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक अपन ने 2 ट्रिक्स की नॉलेज ली है, सी आर और आर सी। अब सीखेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। देखो, अगर आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए है 2 3 1 2 3 1, बी मैट्रिक्स है 2 1 0 0 3 4। जब भी आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो पहले वाले मैट्रिक्स की आप लोगे रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आप लोगे कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 0 0। फर्स्ट रो को मैंने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो का यूज खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 3 0 जा 0, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4। अब अपन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो कर देते हैं। 5 8 15 और ये हो गया 10, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब बात करें, जैसे मान लो b मल्टीप्लाई बाय a करना है, तो आप b मैट्रिक्स को आगे लिखोगे और a मैट्रिक्स को बाद में लिखोगे, 2 3 1 2 3 1। ठीक है, हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेंगे, दूसरे वाले का कॉलम लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 0 3 जा 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2, 0 2 जा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6, 0 1 जा 0।
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा 1 2 जा 2, 3 3 जा 9. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1, 3 2 जा 6. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 3 जा 3, 3 1 जा 3. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 2 जा 0, 0 4 3 जा 12. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 1 जा 0, 4 2 जा 8, 0 3 जा 0, 4 1 जा 4. अब आप इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे बाय एडिंग 4 11 12, 2 7 और 8, 6 6 और 4. ये इसका फाइनल आंसर है. इजी है बहुत, है ना. कॉपी करो. ये दो मल्टीप्लिकेशन में और सिखाऊंगा. अगर आपको ढंग से समझ आ गया तो आप अभी वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स खुद निकाल लो, एल्स बोर्ड पे देख लो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2, 2 into 3. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 1, 2 into 2. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3, 2 into 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 1 3 जा 3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2, 1 2 जा 2. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6, 1 1 जा 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 5 4, फिर 5 और 7. ये इसका रिजल्ट है. नेक्स्ट अब प्रोडक्ट करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1, 0 into 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into 2, 0 into 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1, 3 into 2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 2, 3 into 1. ठीक है. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1, 4 into 2. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 into 2 और 4 into 1. तो ये अपना रिजल्ट निकला 2 7 8 4 5 और 4. इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम. कॉपी करो. अब जैसे एक और एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व करेंगे. डी और ई को मल्टीप्लाई करना है, तो डी मल्टीप्लाई बाय ई. डी मैट्रिक्स है 1 2 3 और ई मैट्रिक्स है -3 2 और -1. अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट रो एक ही रो है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, तो 1 into -3, 2 into 2 एंड 3 into -1. तो ये अपना रिजल्ट क्या निकलेगा, -2. ये इसका आंसर है. जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 into 1. कौन सी ट्रिक से ऑर्डर निकाला जाता है, RC. पहले वाले की रो दूसरे वाले के कॉलम. पहले वाले में एक रो है, दूसरे वाले में एक कॉलम है. देखो वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करना है मान लो E को D से, तो ये आएगा -3 2 -1, फिर आएगा 1 2 और 3. अब आप इसका प्रोडक्ट कैसे करोगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 into 1. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -9. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये इसका रिजल्ट है. ऑर्डर है 3 into 3. पहले वाले की रो लो और दूसरे वाले के कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम, ये ऑर्डर बन गया. ठीक है, कॉपी कर लो. अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स की. फर्स्ट रूल कि अपन ने जो ट्रिक पढ़ी, क्या ट्रिक थी, CR. ये फर्स्ट रूल है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले की रो बराबर है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. सेकेंड रूल ऑर्डर निकालने का रूल, ये था RC. पहले की रो और दूसरे का कॉलम. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड रूल बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल. A और B का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट B और A के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के बराबर नहीं होगा. ये कब बराबर हो सकता है, जब A और B डायगोनल मैट्रिसेस हो.
कब बराबर होगा? ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होता है, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो आप उसे बोल सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये रूल सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो सकता है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। और अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विथ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मल्टीप्लाइंग विथ ए का रिजल्ट हमेशा ए होता है। आइडेंटिटी एक ऐसा स्क्वायर मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में सिर्फ वन होता है, सारे एलिमेंट्स वन होते हैं, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन विद अ जीरो मैट्रिक्स। ए मल्टीप्लाई विद जीरो और जीरो मल्टीप्लाई विद ए का आंसर जीरो आता है, यानी कि नल आता है, ठीक है। इजी है, कॉपी करो। इसी में अगर अपन एसोसिएटिव लॉ की बात करें, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है ए इज मल्टीप्लाइंग विथ बी सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी देन वी विल मल्टीप्लाई सी। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए बाद में भी लिखा हुआ हो सकता है। एग्जाम्पल बी प्लस सी माइनस डी फिर ए, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस डी इंटू ए। अगर कभी ऐसा लिखा हो कि मान लो एनी टू मैट्रिसेस, इफ एनी टू मैट्रिसेस बी एंड सी आर इक्वल, तो अपन ये बोल सकते हैं पहली चीज बी इंटू ए इज इक्वल्स टू सी इंटू ए, और दूसरी चीज ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इंटू सी। लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोलोगे b इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू सी, ये गलत है। यहां आपने a को मल्टीप्लाई करा है ऑन द राइट साइड, b का राइट और c का भी राइट, और यहां आपने मल्टीप्लाई करा है दोनों जगह ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि b का लेफ्ट और c का लेफ्ट। तो ये दोनों अलाउड है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन ने मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और उनके क्या बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में सीखा है। आप लोग ये सब कॉपी करो, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।